नमस्कार, मैं महासिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। तो विद्यार्थियों, आज अपने नए टॉपिक के चर्चा करेंगे गुणक, जिसको अपने मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। तो क्या है ये, इसकी चर्चा करते हैं। केन्स के रोजगार तथा आय सिद्धांत में गुणक की अवधारणा विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करने की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। वैसे गुण की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास R.F. काहन ने 1931 में रोजगार गुण के रूप में किया और प्रोफेसर केन्स ने इस अवधारणा का प्रयोग निवेश तथा आय में परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करने में किया। तो सबसे पहले जो गुणक है, मल्टीप्लायर है, वो दिया था R.F. काहन ने 1931 में दिया था। उन्होंने रोजगार गुणक की बात करी थी, पर केन्स ने जो गुणक का अवधारणा दी वो निवेश और आय के बीच में संबंध बताने वाला था, जिसमें ये होता है भी गुणक मोटे तौर पर अगर बात करें तो गुणक होता है निवेश में परिवर्तन होने पर आपकी आय में कितना परिवर्तन होता है। आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो 10,000 का, और उसके कारण आपकी आय 50,000 बढ़ जाती है। तो गुणक क्या है, मतलब मल्टीप्लायर। गुणक मतलब गुना, और मल्टी आपको पता है, मल्टी अप्लाई करते हैं, अपने गुना करते हैं। तो आपने जैसे 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, इनकम बढ़ के होगी आपकी 50,000, तो आपकी इनकम कितनी बढ़ गई, 5 गुना बढ़ गई। तो 5 क्या हो गया यहाँ पर आपका गुणक हो गया। अब गुणक का अर्थ, मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर। केन्स के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में कुल निवेश बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप राज्य की आय में वृद्धि निवेश के मुकाबले कई गुना अधिक होती है। अतः देश में कुल निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को गुणक कहा जाता है। इसे बीजगणितीय सूत्र में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, K बराबर डेल्टा वाई बटा में डेल्टा आई, या चेंज वाई बटा में चेंज आई। तो इसमें चेंज आई क्या है, ये इन्वेस्टमेंट को बता रहा है, इन्वेस्टमेंट में कितना परिवर्तन हुआ है, और उसके कारण चेंज वाई मतलब आय में कितना परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। तो आई यहाँ पर निवेश है, चेंज आई निवेश में परिवर्तन है, और चेंज वाई आय में परिवर्तन है, और के यहाँ पर शो कर रहा है मल्टीप्लायर को। इसमें के गुणक चेंज वाई कुल आय में परिवर्तन तथा चेंज आई कुल निवेश राशि में परिवर्तन का घोतक है। इसमें के को निवेश में होने वाले परिवर्तन की राशि से गुणा कर हम कुल आय में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। उदाहरणार्थ, अगर कुल निवेश में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होने पर कुल आय में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो उपरोक्त समीकरण के अनुसार गुणक 4 होगा। तो के बराबर चेंज वाई बटा में चेंज आई। तो आय में परिवर्तन, पहले आपका निवेश में परिवर्तन हुआ 100 का, आय में परिवर्तन कितने का हो गया, उसके कारण 400 रुपये का। तो आपका जो गुणक हो गया, के हो गया, वो हो गया 4। इस प्रकार केन्स के अनुसार स्वायत्त निवेश में कमी या वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कमी या वृद्धि के अनुपात को ही गुणक कहते हैं। यहाँ स्वायत्त निवेश का एक वर्ड आया है, स्वायत्त निवेश। भाई निवेश भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका स्वायत्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और एक होता है प्रेरित, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो स्वायत्त निवेश वो होता है जो जिसका मतलब कोई तत्व प्रभावित नहीं करते, जैसे ब्याज है या प्रॉफिट की दर है, उसको बिना ध्यान रखे वो जो निवेश किया जाता है, यह ज़्यादातर सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे आपकी कहीं भी मरुथल में कोई रोड बना दी, तो उस रोड का इतना लाभ तो अपने को पता है भी नहीं होगा भविष्य में, पर वो सामाजिक कल्याण के हिसाब से वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। तो स्वायत्त निवेश वो होता है जो किसी से प्रेरित नहीं होता, स्वायत्त होता है। और प्रेरित निवेश क्या होता है, वो किसी ना किसी चीज़ से प्रेरित होता है, जैसे आपके लाभ की दर से प्रेरित होगा या ब्याज की दर से प्रभावित होगा। भी अगर ब्याज की दर कम होगी तो निवेश ज़्यादा होगा, अगर ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो निवेश कम होगी। पर स्वायत्त निवेश इस ब्याज की दर वगैरह से किसी से प्रभावित नहीं होता। ब्याज कितना ही बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट कितनी कम हो जाए, लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। स्वायत्त निवेश मतलब ज़्यादातर इन फैक्टर्स पर ध्यान न देके ऑटोनोमस होता है और समाज कल्याण को देखते हुए होता है। अब भाई केन्स के निवेश गुण की निर्भरता आधार, डिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, भी जो ये गुणक है ये काम कैसे करता है, किन चीज़ों से प्रभावित होता है मल्टीप्लायर, उसकी इसमें चर्चा करेंगे।
तो किन्स के निवेश गुणक अथवा आय गुण का मूल्य उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति चेंज सी बटा में चेंज वाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अथवा एमपीसी पर निर्भर करता है। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, अभी ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आपकी आय में परिवर्तन होने पर आपकी जो उपभोग, जो आप कहते हैं अपने खरीदते हैं कोई चीज़, उसमें कितना परिवर्तन होता है उसको उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। आपकी आय बढ़ी तो आपकी उपभोग मतलब उपभोग भी बढ़ गया, कितना बढ़ा, कैसे बढ़ा, उसको अपने क्या कहते हैं, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर ही आपका गुणक काम करता है, मल्टीप्लायर डिपेंड करता है। वो कैसे करता है वो आगे देखते हैं। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी गुण का आकार अथवा मूल्य उतना ही अधिक होगा, और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम होने पर गुण का मूल्य भी कम होगा। गुणक तथा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का संबंध इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, के बराबर 1 बटा में 1 माइनस MPC। तो एक होती है भी MPC, एक होती है MPS, इन दोनों का योग होता है 1 के बराबर। या MPC तो होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, और एक होती है MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, उपभोग की बचत प्रवृत्ति। इन दोनों का योग होता है 1 के बराबर। और जो गुणक का संबंध है वो आपकी MPC के साथ होता है सीधा। अगर आपकी MPC जितनी बढ़ेगी, आपकी MPC जितनी बढ़ेगी गुणक उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर MPS से गुणक का मूल्य होता है हमेशा उल्टा। MPC मतलब उपभोग की बचत प्रवृत्ति, ये बचत की सीमांत प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी आपका गुणक कम होगा, और बचत की सीमांत प्रवृत्ति जितनी कम होगी गुणक उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं समीन अथवा के बराबर 1 बटा में 1 माइनस बी यहाँ पर है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। तो इसमें बी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का सूचक है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को 1 में से घटा दें तो हमें बचत की सीमांत प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्राप्त होती है, अर्थात 1 माइनस MPC बराबर होगा MPS। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, MPS प्लस MPC बराबर 1। तो आप अगर MPC बराबर लोगे तो 1 में से आपकी जो MPC है वो घट जाएगी। अतः गुणक बचत की सीमांत प्रवृत्ति का व्युत्क्रम अर्थात उल्टा होता है, जिसे समीकरण के रूप में इस प्रकार बताया जाता है। मैंने आपको बताया MPC का संबंध गुणक के साथ सीधा होता है और MPS का संबंध आपका गुणक से साथ उल्टा। तो गुणक के बराबर होगा 1 बटा MPS। यह आपने ऊपर समीकरण देखा, यह 1 माइनस MPC बराबर MPS। तो 1 माइनस MPC की जगह आप MPS भी लिख सकते हो, अथवा के बराबर 1 बटा में S, जिसमें MPS बराबर S के तुल्य बताया गया है। अतः अगर MPC 1/2 है तो MPS भी 1/2 होगा, अर्थात 0.5 प्लस 0.5 बराबर 1। और गुणक का मूल्य 1/2 का व्युत्क्रम 2 होगा। सीधी सी बात आप मान रख के देख सकते हो। अगर MPC है आपकी 0.5 1/2, तो 1 माइनस 0.5 तो क्या रह जाएगा नीचे 1 बटा में 0.5, और 1 बटा में 0.5 है तो 0 हटाएंगे, अपने पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा। 10/5 बराबर गुण का मूल्य हो जाएगा 2। और अगर अपने MPC अपनी जब 1.5 है तो 1 बटा में आपकी MPC का मान अगर रख देंगे 0.5 तो भी गुण का मान क्या होगा 2 होगा। इस प्रकार MPC बराबर अगर 0.8 है तो गुणक 5 होगा, और अगर MPC 3/4 होगा तो गुणक 4 होगा, और अगर MPC 1 हुआ तो गुणक अनंत होगा। और गुणक अब रेखा चित्र द्वारा विरूपण।
गुणक का निरूपण रेखा चित्र द्वारा भी किया जा सकता है। निम्न रेखा चित्र एमपीसी को 0.5 अर्थात 1/2 मानकर खींचा गया है। स्वायत्त निवेश उसके साथ मिलकर C+I खींचा गया है। अब अगर स्वायत्त निवेश में वृद्धि कर दी जाती है तो C+I प्लस चेंज आई रेखा चित्र खींचने से यह y बराबर C+I रेखा को E1 पर काटता है। अब स्वायत्त निवेश में चेंज आई वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि चेंज y की तुल्य होती है। इस प्रकार प्रारंभिक संतुलन से निवेश संतुलन के अंतर के अनुपात चेंज y बटा में चेंज आई बराबर k को व्यक्त करता है। यही गुणक का मूल्य है। इसको देखते हैं अभी अपने जैसे रेखा चित्र में y बराबर C+I आय और उपभोग तथा निवेश का संतुलन 45 डिग्री रेखा है। हाँ, 45 डिग्री रेखा है। अभी ये जो बीच में से बिल्कुल ओ बिंदु ओरिजिन से जा रही है y बराबर C+I, ये जितनी आपकी आय है उतना ही आपका उपभोग व इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक आपकी संतुलन रेखा मान लो जो जा रही है ओ बिंदु से सीधी जा रही है, y बराबर C+I। तो शुरू में आपका 45 डिग्री रेखा है जिस पर प्रारंभिक C+I रेखा बिंदु E0 पर काटती है, E0 बिंदु पर। और यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो है OY0। अब आपका जैसे ही स्वायत्त निवेश बढ़ता है, स्वायत्त निवेश बढ़ा दिया मतलब चेंज आई के बराबर अपनों ने बढ़ा दिया, तो आपकी रेखा ऊपर की तरफ चली जाएगी, C+I प्लस चेंज आई हो जाएगी। तो इसके कारण जो आपका संतुलन होगा अब E0 से शिफ्ट होके हो जाएगा E1 बिंदु पर, और आपकी आय बढ़ के हो जाएगी OY0 से OY1। मतलब शुद्ध जो आय में परिवर्तन हुआ है वो Y0 Y1 के बराबर हुआ है। ये इतनी आपकी आय बढ़ गई है। तो नया संतुलन ई बिंदु पर काटती है। यह आय व्यय एवं समग्र मांग फलन C+I प्लस चेंज आई का नया संतुलन बिंदु है जिस पर आय का स्तर OY1 हो जाता है। स्पष्ट है कि स्वायत्त निवेश में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि Y0 Y1 के तुल्य होगी, जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.5 होने के कारण गुण का मूल्य 2 है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि स्वायत्त निवेश में वृद्धि 1 होने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि दुगनी यथार्थ 2 होगी। तो ये है भी आपका निवेश बढ़ने के कारण आपकी आय बढ़ गई है। ये आपका गुणक है। भी इसी को कंटिन्यू आगे नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। धन्यवाद।